तो जो रिमेडियल मॉड्यूल है उस वो जो पोर्शन है वो क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड है ऑलरेडी, है ना। क्वेश्चन बैंक से निकाला गया है, मतलब पहले उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया, उससे भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एक बार देख लेते हैं रिमेडियल मॉड्यूल। शिक्षकों के लिए निर्देश, छात्रों को भारतीय राष्ट्रवाद से परिचित करवाना, उसमें राष्ट्रवादी विचार के प्रति लगाव उत्पन्न करवाना। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के केस स्टडी में माध्यम से भारत राष्ट्रवाद की विशेषता, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्राफिक द्वारा कक्ष शिक्षकों के लिए उद्देश्य। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड बाग हुआ। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ये अपन देख चुके हैं 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं द्वारा खिलाफत समिति का गठन किया गया था, जिसका चेयरपर्सन महात्मा गांधी को बनाया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन व राज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करने का विचार किया। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश शासन के बारे में लिखा था। ब्रिटिश शासन, गिरमिटिया कौन से होते हैं? विदेशों में भारतीय मजदूर। वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के वर्दी तालुकों में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये पता होना चाहिए, वर्दी तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि जवाहरलाल नेहरू यूपी में गए थे। 1922 में चौरा चौरी के कांड से असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया गया। 27 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 में भारत पहुंचा ये कमीशन, और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इसका स्वागत किया गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को। 78 अनुयायी के साथ, गांधी जी के साथ 78 लोग थे। उन्होंने अहमदाबाद, मतलब उनके साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचकर जो है नमक कानून तोड़ा। 5 मार्च 1921 में गांधी जी ने इरविन के साथ समझौते पर सहमति बनी। गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होना चाहते सम्मिलित होते होगी, मतलब गोलमेज सम्मेलन में आप भाग लेंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, बेकार हो गया था वो। दूसरा वाले में भाग लिया था, लेकिन उसके बाद में कुछ मतलब का नहीं हुआ, क्योंकि फायदा नहीं हुआ, कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब कि गोलमेज सम्मेलन मतलब कि कोई भी एक लीडर नहीं, सबकी बात सुनी जाएगी, सब लोग एक आपस में बैठकर बात करेंगे। 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग का गठन किया गया। अम्बेडकर ने दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया। आया था ये जिक्र जब अम्बेडकर जो हमारी सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं पढ़ रहे थे उसमें, क्योंकि दलित लोग जो अम्बेडकर के नेतृत्व में थे, उन्होंने जो है वो चुनाव लड़ने के लिए गांधी जी की बात नहीं मांगी थी। गांधी जी बोल रहे थे कि चुनाव मत लड़ो, ताकि अंग्रेजों पर प्रेशर आए, कोई भी भारतीय शामिल नहीं हो चुनाव में, और दुनिया में मैसेज जाए कि भारतीय सुखी नहीं है अंग्रेजों के उसमें। लेकिन अम्बेडकर ने जो है वो माने नहीं। फिर उसके बाद पुनः पैक्ट हुआ 1932 में, उस पे फिर अम्बेडकर गांधी जी के साथ मान गए, है ना। हिंद स्वराज पुस्तक किसने करी लिखी? महात्मा गांधी ने। चौरी चौरा घटना कब हुई? 1922 में हुई थी, 5 फरवरी 1922। फरवरी अभी निकला है, तो आपको याद भी रह सकती है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। रॉलेट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? 1929। यार इसमें मार्च आएगा, क्योंकि अप्रैल में फिर वो हो गई थी। देशव्यापी हड़ताल कब हुई? हाँ लिखा तो है नीचे, 6 अप्रैल नहीं, 6 अप्रैल 1919 में हुई देशव्यापी हड़ताल। हम्म। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड बाग घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को, वैसाखी के दिन। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों को मजदूरों के बीच सत्याग्रह चलाने पहुंचे थे। कहाँ पर? सूती कपड़ा आंदोलन तो जो है वो अहमदाबाद में, सूरत में हुआ था कि अहमदाबाद में? साबुन उसके ना राज दिए हुए, गुजरात के दिए हुए हैं। अहमदाबाद में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। ये डेट तो मैं भूलता ही नहीं हूँ, 8 अगस्त 1942। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1927 में। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? अ, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? दिसंबर ही था फिर। 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता मनाई, 31 दिसंबर 1929 को। और फिर 30 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी में, है ना। तो ये डेट लॉजिक से सही हो गया। सही या गलत बताना है, सामने लिखा हुआ। 1927 में दोनों सत्य हैं।
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन हुआ, FICCI, फिक्की, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। करो या मरो, ये इम्पोर्टेंट, अच्छा है फिक्की। फिक्की क्या है? जो भारतीय उद्योग है, मतलब वाणिज्य और उद्योग परिसंघ। तो इसने जो है वो स्वतंत्रता में अच्छी खासा योगदान दिया था, क्योंकि भाई पैसों के मामले में सबसे ज्यादा पैसा जो आंदोलन खर्च होगा, जो वो कहाँ से आएगा? तो फिक्की जो है एक अच्छा संगठन था, जिसने जो है वो अंग्रेजों से क्यों विरोध था इनका, व्यापारी लोगों का, भाई कर ज्यादा ले रहे थे, बहुत ज्यादा ले रहे थे, परेशान कर रहे थे, व्यापार नहीं करने दे रहे थे। इसलिए फिक्की ने जो है वो कांग्रेस का समर्थन किया। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है 4 4 नंबर के, तो देखते हैं, इसमें कोशिश करते हैं याद करने की। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, इसमें से आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन वाले चैप्टर बहुत इजी होते हैं, आराम से आ सकते हैं क्वेश्चन। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय में विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो पहले विश्व युद्ध होने के बाद दो बातें अपन जानते हैं इसमें। पहले तो महामंदी आई, उसने परेशान किया, और पहले विश्व युद्ध में जो है वो अंग्रेजों ने क्या करा, भर्ती करी भारतीय सैनिकों की, जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के भर्ती करवाया और युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया, और वो लोग आए नहीं वापस, लौट के मर गए, बहुत सारे लोग जो है वो शहीद हो गए। तो लोगों में रोष व्याप्त था, ये दो बड़ी समस्याएं थी, है ना। तो यही लिखा हुआ, पहले विश्व युद्ध में भारत के लोगों के लिए भारतीय का आर्थिक समस्या खड़ी कर दी। इसके अलावा भारतीय लोगों की ब्रिटिश सेना में जबरन भर्ती ने उपनिवेशी शासकों के खिलाफ कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। भारत में बढ़ते मूल्यों ने सामान्य जनता के सामने कठिन परिस्थिति ला दी। साथ ही फसलों की बर्बादी ने भारतीयों को ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ा दिया। ये राष्ट्रवादी नेताओं के लिए बड़ा ही अनुकूल समय था, जब लोगों के उपनिवेश, तो लोग वो चाह रहे थे, जो क्रांतिकारी थे ना, एक्चुअली में भारत के लोग जो है ना बहुत ज्यादा उदासीन प्रवृत्ति के हैं, मतलब वो लड़ाई मारकाट में विश्वास नहीं रखते, बहुत, मतलब एक तरह से ये बोल सकते हो आप, डरे सहमे हुए, मैं गलत शब्द नहीं बोलने वाला हूँ यहाँ पर, लेकिन डरे सहमे से लोग, तो और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो हिम्मत भी नहीं थोड़ी सी। तो वो लोग जो है वो अंग्रेजों को भी अच्छा, राजाओं से अच्छा मान रहे थे, जो नॉर्मल प्रजा थी ना, उनके पहले राजा थे, अंग्रेजों के पहले कौन थे, मुगल थे, मुगल के पहले राजा थे, तो राजा भी उनका शोषण करते थे, मुगल आए उनने भी शोषण किया, अंग्रेज आए उनने भी शोषण किया। तो ये जो आबादी थी ना बहुत बड़ी, ये लोग जो है आदी हो गए थे शोषण के, इनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो जो आंदोलन होते थे, जो लोग, ये लोग, जो कांग्रेस जो है वो नए राष्ट्र की मांग करती थी, तो डिवाइडेड था हमारा, जाति व्यवस्था के आधार पर, धर्म के आधार पर देश बहुत डिवाइडेड था। तो कुछ लोग समर्थन करते, कुछ नहीं करते। एक ऐसा इंसिडेंट, ऐसा मौके की तलाश में थे जो सब क्रांतिकारी थे, कि देश को आजाद करवाना, और उनकी सोच सही थी, क्रांति कुछ लोगों की थी, लेकिन बहुत सही सोच थी वो, कि देश को आजाद करवाना है भाई, हमको खुद का अपना शासन चलाना है। बाकी लोग जो है, तो वो लोग वेट कर रहे थे कोई ऐसा इंसिडेंट का, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो जो है वो बैकग्राउंड मिल गया। लोग बहुत परेशान थे, जबरन भर्ती से, बढ़ती हुई कीमतों से, और बढ़ते बढ़ते हुए जो आम जिंदगी की चीजें थी, उनकी कीमत बढ़ गई थी। और महामंदी से परेशान थे, जॉब नहीं थी, लोगों के पास काम नहीं था काम करने के लिए। इन सब ने जो है बैकग्राउंड का तैयार करके दिया, जिसके कारण से स्वतंत्रता आंदोलन में मदद मिली। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से इस प्रकार से मदद मिली, है ना। हो जाएगा याद, ज्यादा टफ नहीं है। रॉलेट एक्ट, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? क्योंकि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत अंग्रेज किसी भी क्रांतिकारी को जो है पकड़ कर जेल में डाल सकते थे, और उन्हें बिना जज के सामने प्रस्तुत किए जो है वो जेल में रखा जा सकता था। इसलिए भारत में जो है रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया, है ना। तो ये लिखा हुआ है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्योंकि चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में जगह है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने महसूस किया कि चौरी चौरा की घटना कई स्थानों पर आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, मतलब जैसा चौरी चौरा में हुआ था, भीड़ ने क्या किया था, वहां पर थाने को घेर कर वहां आग लगा दी थाने में, तो जिंदा पुलिस वाले जल गए थे, कई लोग जिंदा थे और वो जल गए थे, तो वो हिंसा गांधी जी को पसंद नहीं आई। गांधी जी ने केवल केवल एक घटना नहीं थी, चौरी चौरा तो केवल वो मिला एक उदाहरण मात्र, उसके पहले उसके बाद में भी छुटपुट घटनाएं हुई जिस पर हत्याएं कर दी गई अंग्रेजों की। इसके कारण से गांधी जी ने बोला ये आंदोलन हिंसक होते जा रहा है और मेरे को हिंसा पसंद नहीं है, और गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने के लिए बोल दिया, है। फरवरी 1921 अंत का अंत आते आते कई स्थानों पर आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो गया था और हिंसक रूप लेने लगा था, इसलिए 1922 में, सन याद रखना पड़ेगा, फरवरी 1922 में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया।
तो 1921 के अंदर आते आते हिंसक हो गया था आंदोलन। 9 फरवरी 1922 में गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। और वही घटना सबसे आखिरी घटना बनी, चौरी चौरा की घटना। कब हुई थी, अभी डेट देखी अपन ने, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, अपनी बुक में है क्या? चौरी चौरा का वो जो डायग्राम बना हुआ है जिसमें लोग बाग लाशें बिछी हुई हैं, उसमें ईयर लिखा है क्या? ये वाली ईयर ही लिखा है बस। तारीख नहीं लिखी हुई है। कोई बताएगा? अभी देखी तारीख अपन ने, कब हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड, कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ये तो मिल गया हमको। क्या, फरवरी 1922 से लिखा हुआ है बस। ठीक है फिर, जब बुकिंग ने लिखा है तो फिर एक बार नेट पे देखें क्या? आप लोग हो ना क्लास में? मेरा इंटरनेट गया। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो? हाँ भैया आ रही है। हाँ भैया आ रही है। तो फिर ये गूगल सर्च क्यों नहीं कर रहा है? 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, वो 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत, है ना। 4 फरवरी को हुआ था ये। तो इजी है फिर। असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, केवल चौरी चौरा तो केवल अंतिम घटना साबित हुई। 5 फरवरी को गांधी जी ने वापस ले लिया। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी को हुई थी, और 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने का बोल दिया था कि नहीं, अब बहुत हो गई हिंसक घटनाएं, हम नहीं आंदोलन कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हमको हिंसा पसंद नहीं है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। मैं बता रहा हूँ, 2 नंबर में ये क्वेश्चन, दो दो मतलब 4 नंबर में दो दो नंबर के ये क्वेश्चन आ सकते हैं और लिखना पड़ेंगे, है ना। इसलिए सत्याग्रह जो है वो याद करना पड़ेगा आपको, ये छोटे छोटे क्वेश्चन। सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के लिए किया गया निवेदन या आग्रह। महात्मा गांधी ने जन आंदोलन का एक नया तरीका निकाला जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया। यह इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मुद्दे पर लड़ रहा है तो, या फिर उस तो फिर उस लड़ाई के लिए लाठी या गोली की ताकत की जरूरत नहीं है। गांधी जी का मानना है सत्याग्रह किसी भी लड़ाई को अहिंसा से जीत सकता है, इसके लिए बदले की भावना या हिंसा की भावना की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने मन से भी लिख सकते हो उसमें। गांधी जी जो है, गांधी जी का एक बहुत ज्यादा फेमस क्वाट है, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। कई रेलवे जो अपने पुलिस स्टेशन होते हैं ना, वहां पर लिखा रहता है एक क्वाट। मैंने अशोक गार्डन थाने में देखा है ये चीज। मैं काय के लिए गया था, पुलिस नहीं पकड़ के लेके गई थी, काम से गया था, है ना। तो अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। गांधी जी इस बात पे विश्वास रखते थे, किसी ने क्राइम किया है तो उस क्राइम से घृणा होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि उसकी मजबूरी समझो, लेकिन वो इतना ज्यादा आइडियल अपन प्रैक्टिकली नहीं हो सकते। गांधी जी थे लेकिन अपन नहीं हो सकते। अपने तो कोई अगर क्लास में भी अपना दोस्त जो है वो चुगली कर दे टीचर से अपने, तो अपन उसी से लड़ाई कर बैठते हैं। तो उसने जो चुगली करी उससे घृणा करो, गांधी जी बोलते हैं। उससे घृणा मत करो, जलन मतलब, घृणा मतलब किसी से दूर हो जाना अलग है। बोले उसने चुगली करी ना, चुगली वो है पाप, लेकिन उसने करी, उसकी गलती नहीं है उसमें। गलती हो भी तो सकती है, खैर जाने दो। गांधी जी थे, अपन अपन है। तो सत्याग्रह क्या था? सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के लिए किया गया निवेदन, आग्रह, है ना। गांधी जी ने जन आंदोलन का एक नायाब तरीका निकाला जिसे उन्होंने नाम क्या दिया? सत्याग्रह, है ना। ये इस सिद्धांत पर आधारित था, यदि कोई आपके खिलाफ कोई सच के लिए लड़ रहा है, सच के लिए लड़ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि लाठी या गोलीबारी से ही लड़ा जाए। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह किसी भी लड़ाई को अहिंसा से जीत सकता है, इसके लिए बदले की भावना या हिंसा की भावना की कोई जरूरत नहीं। कर लोगे याद। नमक यात्रा की चर्चा करो, स्पष्ट करें कि उपनिवेश के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो नमक यात्रा की चर्चा करते हुए नमक यात्रा के बारे में लिखना चाहिए आपको, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन लिखना चाहिए कि
कब शुरू की गई नमक यात्रा? कितने लोगों के साथ शुरू की गई? 78 लोगों के साथ। कब शुरू की गई थी दांडी यात्रा? मार्च 1930 में। डेट भी है इसमें यार, इसमें नहीं लिखी हुई है, लेकिन सविनय अवज्ञा के आंदोलन में दांडी मार्च को लेकर डेट भी है ये। हाँ हाँ, 6 अप्रैल को जो है वो दांडी पहुंचे थे। 24 दिन लगातार चले, 6 अप्रैल में से 24 दिन घटाओगे तो वो डेट निकल कर आती है 12 मार्च। जी भैया। 12 मार्च निकल कर आती है। 11 मार्च तक उनकी बातें नहीं मानी गई, तो 12 मार्च से उन्होंने दांडी यात्रा शुरू कर दी इरविन के लिए। 11 मार्च के बाद 12 मार्च 12 मार्च से जो है ये आंदोलन शुरू किया था। ईयर क्या था? ईयर था 1930, 1930। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, 12 मार्च 1930 को जो है, तो आपको इसका बैकग्राउंड लिखना चाहिए। दांडी मार्च जो है वो कब निकाला गया? गांधी जी ने 11 सूत्रें मांगे रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने, ये फैक्ट है, फैक्ट है ना। कैसे शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की? दांडी आंदोलन से। दांडी आंदोलन कैसे शुरू हुआ था? गांधी जी ने सबसे पहले लॉर्ड इरविन, जो वायसराय इरविन था, उसके सामने 11 सूत्री मांगे रखी और बोला 11 मार्च तक मान जाओ। 11 मार्च मतलब तुम्हारा पेपर होगा कोई ना कोई सा 11 मार्च को, है ना। 11 मार्च 1930 तक मान जाओ, अगर नहीं मानी तो 12 मार्च से हम आंदोलन करेंगे, और वही किया। 12 मार्च से उन्होंने दांडी यात्रा शुरू करी, साबरमती आश्रम से चले। 24 दिन तक ये यात्रा चली और आखिरी में दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक बनाकर जो है नमक कानून तोड़ा उन्होंने, है ना। ये दांडी मार्च के बारे में फैक्ट्स हो गए, तिथि वगैरह हो गए। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यह उपनिवेश के बाद खिलाफ एक प्रतिरोध का असरदार प्रतीक था। तो उपनिवेशवाद क्या होता है एक्चुअली में? कॉलोनाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो अंग्रेज जो है वो उपनिवेश करना मतलब कहीं पर अपना इन्वेस्ट करना ताकि पैसे बढ़ सके, या फैक्ट्री लगाना वगैरह वगैरह। उपनिवेश मतलब कि अपने देश से हटकर किसी दूसरे देश में जो है वो निवेश करना और साइड इनकम जैसे जनरेट करना, तो उसको उपनिवेश बोलते हैं। अंग्रेजों ने उपनिवेश ही किया था, अपने अपन जो थे वो उपनिवेश थे अंग्रेजों के। तो उपनिवेश के बाद खिलाफ एक प्रतिरोध था, तो गरीब, जाहिर सी बात है, नमक एक शक्तिशाली प्रतीक था जिसे हर व्यक्ति से जोड़ा जा सकता था। नमक का इस्तेमाल हर तबके हर आदमी का लोग करते थे। गरीब के लिए नमक को समाप्त करने का मतलब था, नमक कर को समाप्त, टैक्स करने समाप्त करने का मतलब था दाम में गिरावट। किसी व्यवसाय के लिए इसका मतलब था ऐसे कई करों की समाप्ति की उम्मीद कर सकते थे जिनसे उनका व्यवसाय था। तो आप नमक कानून के बारे में लिखोगे और बोलोगे कि आम आदमी से जुड़ा हुआ था। एक आम आदमी के लिए अगर जो टैक्स बढ़ा दिए गए थे अंग्रेज सरकार के द्वारा, उससे नमक की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो गई थी। इसी के साथ व्यापारी वर्ग जो है वो कर देकर जो है वो कर दे देकर परेशान हो चुका था। इसलिए ये एक आम मुद्दा था जिसका उपयोग गांधी जी ने किया उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में, है ना। अखबार के रिपोर्ट लिखें, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। ओ, अखबार कैसा लिखता है? अखबार की राइटिंग अलग होती है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखे, है ना। कोई इंसिडेंट कैसे रिपोर्ट किया जाता है? तो आपने न्यूज चैनल में भी देखा, गुरुवार की रात अमृतसर के लिए एक ऐतिहासिक घटना को लेकर प्रदर्शित हुई, मतलब एक रिपोर्ट की तरह बताना, न्यूज एंकर की तरह बताना है कि कैसे जो है वो शुरुआत ऐसे ही करता है ना कोई रिपोर्ट, तो पहले दिन बताते हैं, तारीख बताते हैं, तारीख लिखना पड़ेगा। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। डेट लिख दी उन्होंने, अमृतसर 13 अप्रैल 1919। तो हर आप देखोगे पेपर कभी पढ़ा होगा तो आप देख लिखोगे सबसे पहले जिले का नाम लिख रहा था, क्षेत्र का नाम लिख रहा था, कहाँ घटना हुई, खरगोन, भोपाल, बोल्ड में, फिर उसके बाद घटना लिखना शुरू होती है। तो यहाँ पर अप्रैल, अमृतसर 13 अप्रैल 1919। अंग्रेजी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की भारतीयों की आम सभा में आए निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिए। इस आम सभा में सभी तरह के लोग आए हुए थे, जिसमें हजारों बुजुर्ग, वर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी उपस्थित थे। बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता था जिसे बंद कर दिया गया। तो बाकी कुछ नहीं है, न्यूज में कैसे लिखते हैं वैसे लिखना है। आम सभा की सूचना अंग्रेजों को एक भारतीय व्यक्ति द्वारा ही दी गई थी। फिर जनरल डायर द्वारा बिना सूचना के ही आम लोगों पर गोलियां चलाई गई। इस गोलीकांड में कई लोगों की जान चली गई, उनसे कई गुना अधिक लोग घायल हो गए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई।
और उससे कई गुना आबादी में लोग जो है वो घायल हो गए। तो एक पेपर में कैसे खबर छपेगी, सबसे पहले डेट ये लिख देंगे, फिर उसके बाद जो है अपनी खबर लिखना चालू करेंगे। और अगर जलियांवाला हत्याकांड बाग की अगर टिप्पणी के रूप में आता है तो फिर तो आपको मालूम ही है कि क्या हुआ था वहां पर। 1919 में काय का खिलाफ आंदोलन चल रहा था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। और 1929 में फिर वो जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। वहां पर साइमन कमीशन के बारे में जिक्र आ सकता है। पहले रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन का संबंध रॉलेट एक्ट से, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध कुछ हद तक, क्योंकि उसके बाद हुई थी घटना, साइमन कमीशन से है ना। दोनों के टाइम पीरियड अलग अलग है, कंफ्यूजन होता है मुझे मालूम, बच्चों को होता है। रॉलेट एक्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट पहले हुआ था असहयोग आंदोलन के समय 1919 में, और साइमन कमीशन बाद में आया था, 1927 में आया था वो। और करीब है ना 1929 के, 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, 30 में दांडी मार्च के साथ साथ, तो वो उसके करीब है, इसलिए याद रखना चाहिए। जलियांवाला बाग के बाद साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। मैंने 27 बोल दिया क्योंकि 27 में गठन हुआ था उसका, आया था 28 में वो। इस मिशन का भारत आने का उद्देश्य तत्कालीन परिस्थितियों में देश में संवैधानिक रूप से शांति स्थापित करना था, लेकिन इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो भारतीयों को इस कमीशन में थोड़ा सा भरोसा नहीं था कि भारतीय हित में फैसले बनाएगा या नीति बनाएगा। इसलिए जैसे ये यहाँ पर आए तो जगह जगह झंडियां दिखाकर साइमन गो बैक के नारों से उसका स्वागत किया गया। इस विरोध में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के साथ साथ भारत की अन्य पार्टियों ने भी हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं उद्देश्य? जलियांवाला हत्याकांड भाग का विरोध, रॉलेट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध, स्वराज की प्राप्ति। देखो बिल्कुल छोटे शब्दों में लिख दिया कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो आप इन चारों को बड़ा चढ़ाकर फिर लिख सकते हो। जलियांवाला हत्याकांड बाग का विरोध कर रहे थे, क्या था जलियांवाला बाग बाग उसके बारे में लिख दो, उसका विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट का विरोध, रॉलेट एक्ट क्या था बोलो, लिख दो। ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध, मतलब ब्रिटिश सरकार ने जो जो वादे किए थे, ब्रिटिश सरकार ने वादा किया था कि देश जो है धीरे धीरे सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार वो सत्ता सौंपने को तैयार नहीं थी, इसलिए अपनी वादा खिलाफी कर रही थी। इसीलिए जो है वो आंदोलन की जरूरत थी। स्वराज की प्राप्ति मतलब अपना ये उद्देश्य था, ये करना चाहते थे। कार्यक्रम, सरकारी नौकरी और उपाधि का त्याग करना, विधानमंडल सरकारी मंडल को बहुत शॉर्ट में लिख दिया है इन्होंने, बस इसी को तो आपको बड़ा करना है, टॉपिक वाइज लिख दिया है। और सोशल साइंस में याद करने का सबसे अच्छा तरीका, बड़े क्वेश्चन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ये पॉइंट वाइज बना लो, पॉइंट निकालो और फिर उसका मन से लिखो। सरकारी नौकरी उपाधियों का त्याग करना, विधानमंडल एवं सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों व कॉलेज को बहिष्कार करना, सरकारी करों की अदायगी न करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। महत्व क्या रहे? यह आंदोलन देश का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें सभी धर्मों के क्षेत्र लोग बाग जो है वो सम्मिलित हुए। इस आंदोलन से राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, कांग्रेस दल की नीतियों में परिवर्तन हुआ। यह आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन था, इसमें हिंसा का उपयोग नहीं किया गया। तो ये ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, देश कार्यक्रम असहयोग आंदोलन का महत्व, ये उन्होंने असहयोग आंदोलन से मतलब आपको ऐसा लिखना, असहयोग आंदोलन के उद्देश्यों में सबसे प्रथम था जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध। जनरल ओडायर द्वारा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जो है जलियांवाला हत्याकांड बाग का जो है वो घटना घटित हुई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिससे पूरे भारत में जनता में रोष व्याप्त था। इसके अतिरिक्त सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया था जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारियों को बिना कोई जज के सामने प्रस्तुत करे वो अधिकार देता था अंग्रेज। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ ना, इन सब का यूज करके मैंने बनाया पूरा पैराग्राफ, उद्देश्य ये था इसका। उसके बाद जो है कार्यक्रम क्या था, कैसे कैसे असहयोग आंदोलन किया गया, उसके बारे में लिखा हुआ है। शहरों में जो भी डिग्रीधारी थे, सरकारी नौकरियों पर आसीन व्यक्ति थे, उन्होंने अपने कार्यालय जाना छोड़ दिया, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। जो भी राजनेता विधानमंडलों में थे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। सरकारी स्कूलों में और कॉलेजों में बच्चों ने पढ़ाने जाना छोड़ दिया और शिक्षकों ने जो है पढ़ाना छोड़ दिया। लोगों ने जो है सरकारी जो टैक्स थी उसकी अदायगी बंद कर दी, टैक्स देना सरकार को बंद कर दिया। विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया गया और उनकी होली जलाई गई, और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी का उपयोग करने की लोगों को सलाह दी गई। इसको इन्होंने टॉपिक वाइज लिख दिया है शॉर्ट में करके, आपको इसको एक्सप्लेन करते हुए लंबे समय लिखना पड़ेगा कि कैसे कैसे जो हुआ चीजें हुई। असहयोग आंदोलन का महत्व, तो इसको भी अपन वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने बताया, आप मन से लिखना पड़ेगा, ये टॉपिक है, इसके ऊपर आपको मन से लिखना पड़ेगा। स्वदेशी और बहिष्कार का क्या अर्थ है?
स्वदेशी मतलब कि अपने देश की चीजें यूज करना, और बहिष्कार मतलब कि विदेशी जो वस्तु है उनका बहिष्कार करना। मतलब बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तु के बहिष्कार से नहीं था, अपितु इसका व्यापक अर्थ सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों, उपाधियों का बहिष्कार करना था। सरकारी जितनी चीजें हैं सबका बहिष्कार करना, है ना। मेरे प्रश्न उत्तर छात्रों से लिखवा एवं अन्य प्रश्न भी लिखवाए जा सकते हैं। बोल रहे हैं आप लोग लिखो इसका उत्तर। भारत माता की छवि और जर्मनी की छवि में तुलना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपकी अध्ययन में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, बाकायदा अंतर दिया हुआ है, तो वो तुलना याद करना पड़ेगी आपको, जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन आपकी कॉपी का क्वेश्चन है, मैंने समझाया है अभी चैप्टर में। शहर में कैसे हुआ, ग्रामीण में कैसे हुआ, बागानों में कैसे हुआ असहयोग आंदोलन, है ना। सिविल नाफरमानी आंदोलन भी इसी को बोलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। कल्पना कीजिए आप अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं, बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर कोई आपकी बात ना माने तो कैसे आप सविनय जो है उसको, उसकी बातों को नकार सकते हो, आपके डेली लाइफ में कैसे उपयोग होगा। तो जो पुरुष प्रधान समाज है ना हमारा, उसमें बहुत हद तक उसका फर्क पड़ता है। नारियों ने अगर डिसाइड कर दिया ना कि हम जो है आपकी बात नहीं मानेंगे, पुरुषों की बात, मम्मियों ने डिसाइड कर लिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, है ना, हम आपकी नाफरमानी करते हैं, आप हमारी बात मानो, हम आपकी नहीं मानेंगे, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन। खैर, ऐसे क्वेश्चन चांसेस कम होते हैं आने के, कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकता, ऐसा बोलते तो नहीं आता है फिर। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। ऑटोमन साम्राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार था। ऑटोमन साम्राज्य जो है वो पूरे इस्लाम का केंद्र था, वहां पर जो खलीफा होते थे वो पूरे दुनिया भर में इस्लाम के पवित्र पद माना जाता है, और अंग्रेजों ने उनका बहुत हद तक अपमान किया था, जिसके कारण से दुनिया भर में इस्लामिक अनुयायियों में रोष व्याप्त था अंग्रेजों के खिलाफ। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने जो है वो मुस्लिमों को साथ लेने का सोचा, और दौलत अली और शौकत अली बंधुओं द्वारा खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जो है वो महात्मा गांधी को बना दिया गया। और फिर उन्होंने जो है वो असहयोग आंदोलन में साथ दिया उनका। बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन है यार, मजेदार क्वेश्चन है। अब इसमें से अगर कोई सा क्वेश्चन याद ना हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला या फिर असहयोग आंदोलन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं अध्ययन में दिए हुए हैं, अगर आपको याद ना हो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं इसमें, वाकई में मानना पड़ेगा आपको। और आखिरी में जाते हैं अगर चैप्टर के, तो आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, और मुझे नहीं लगता अब याद नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पॉइंट है उसमें ये है कि शुरू कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को आखिरी आंदोलन था। क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की कमर टूट चुकी थी। गांधी जी ने सोचा कि अब आखिरी मौका है, इस टाइम अगर कमजोर है अंग्रेज, अगर इस टाइम हम आंदोलन करेंगे तो उस पर असर पड़ेगा, और असर हुआ भी। फलस्वरूप 1947 में, तो हालांकि जो लंबा चला नहीं आंदोलन, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है वो सब गिरफ्तार कर लिया था तुरंत। हम्म चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर करना। और अगर कोई, देखो इसमें इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और जर्मनी की छवि की तुलना करो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानो मेरी बात, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन, सत्याग्रह पर विचार, भारत और जर्मनी के छवि में अंतर, रॉलेटेड के विरोध में क्यों थे, वापस लेने का फैसला क्यों किया, दो दो नंबर में। और बड़ा जो आएगा वो परीक्षा दर में दिए हुए हैं, आपके गाइड में दिए हुए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व बताइए, क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन में कौन कौन से लोगों ने हिस्सा लिया, शहरी लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्र में कैसा आंदोलन था, और बागवानों में कैसे मजदूर हैं। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करो। अगर याद नहीं होते हैं तो कम से कम ये तो करो, हो सकता है अथवा में वो आए और अथवा में आपको दो क्वेश्चन इसमें के दिख जाए, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन तो पक्का ही है दिखना है तुमको, है ना, इसलिए उसकी डेट्स तो आपको याद करना ही चाहिए। तो आप कल इसको याद करो, एक बार फिर से ज्वाइन करो, देखते हैं कुछ और।
बात करते हैं कुछ और।